वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मिस अना सबा खान और आज हम लोग का अनदर वीडियो देख रहे हैं। आज हमारा लेसन है। कौन सा लेसन है? यही होता है। आ रहा था आपकी ज़बान में ऐसा कुछ? नहीं। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है गुजरात बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट इन 2025। यानी गुजरात के जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, बन रहे हैं 2025 में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुजरात द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ इतिहास की गूंज भी है, भविष्य की झलक भी। लोथल, धौलेवीरा, सिंधु जैसी महान सभ्यताएं भी यहाँ पर मौजूद है। धौलेरा, गिफ्ट जैसी नई आधुनिक शहरें भी है। कहते हैं 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर भी यह गुजरात विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ा, और इसीलिए तो आज गुजरात सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। भारत के सबसे बेहतरीन, सबसे हाईटेक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज गुजरात में बन रहे हैं। पहले हमने गिफ्ट सिटी को भरते देखा, साबरमती रिवर फ्रंट को बनते देखा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनते देखा, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को बनते देखा, और अब देखेंगे धौलेरा को। बट उससे पहले आज मैं 5 ऐसे परियोजना के बारे में बात करूंगा जो बिल्कुल नया और फ्रेश है, जो गुजरात की कनेक्टिविटी को, गुजरात की इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो देरी किस बात की, चलिए आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दहेज भावनगर सी रेल लिंक परियोजना। समंदर के ऊपर से गुजरने वाली यह गुजरात की पहली सी लिंक 40 किलोमीटर लंबी रेलवे सी लिंक होगी। कनेक्ट करेगा दहेज और भावनगर को, वह भी समुद्र के रास्ते। अब सवाल यह है कि इसे क्यों बनाया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? कहते हैं सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, और इसीलिए इन दोनों ही जगहों को कनेक्ट करने के लिए 9 से 10 घंटे का ट्रैवल टाइम लग जाता था, और इसीलिए इस रेल लिंक को कनेक्ट किया गया है, जो 9.5-10 घंटे का ट्रैवल टाइम को रिड्यूस कर महज 3 घंटे कर देगा, और इसलिए एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है। अगर इसकी आज की करंट न्यूज या अपडेट्स की बात करूं तो कहते हैं कि डीपीआर और फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 152 करोड़ रुपए इस बार के बजट में मिले हैं, जो बनने के बाद गुजरात की वन ऑफ द बिगेस्ट परियोजना में से एक होगी। दूसरा है अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे। धौलेरा की ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाने वाली अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे आज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। कहते हैं 2025 में ये कभी भी ओपन हो सकता है। यह सड़क भारत का फ्यूचर है, धौलेरा का ग्रोथ इंजन है। जैसे जैसे यह धौलेरा अहमदाबाद का एक्सप्रेसवे बन रहा है, वैसे धौलेरा का इन्वेस्टमेंट तेजी से हो रहा है। कहते हैं कि हाल के दिनों में दिल्ली एनसीआर से काफी लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, और आज धौलेरा वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी बन गया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि आज धौलेरा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, और यहाँ तेजी से इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। टाटा सहित नेस्टोरिया ग्रुप जैसे सैकड़ों कंपनियां इस धौलेरा को विकसित करने के लिए, सफल बनाने के लिए काम कर रहा है। यदि आपको भी धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है, नेस्टोरिया ग्रुप को जरूर कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर नंबर भी लिंक कर रहा होगा, इनफैक्ट ईमेल भी दे रखा है। आप नेस्टोरिया ग्रुप को जरूर कांटेक्ट करें और धौलेरा में इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ये अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेसवे जैसे ही यह बनकर 100% कंप्लीट होगी, कहते हैं कि यह और तेजी से विकसित होगा। 109 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे फिलहाल तो 4 लेन के तर्ज पर विकसित हो रहा है, बट फ्यूचर में से एक्सपेंड भी करेगा और एक वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर बनाएगा, जिसके सड़क के बीचों बीच एक मेट्रो का भी प्रस्ताव किया गया है। अगर आज गुजरात में सबसे ज्यादा किसी एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे है। इसके पीछे है कि धौलेरा जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड सिटी है, वह तेजी से विकसित हो रहा है, और इसको विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका होगी धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे की जो एंट्री पॉइंट होगी वह दरअसल सरदार पटेल रिंग रोड यानी कि अहमदाबाद से एंटर करेगी और जाएगी भावनगर अडेलाई इंटरचेंज तक, जो कि 6 जगहों पर एंटर या फिर एग्जिट करने की सुविधा होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह धौलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे जो कि धौलेरा को एक नई रफ्तार देगी, वो देखना होगा कि इस साल कंप्लीट हो पाता है या इस बार भी डिले होगा। तीसरा है जामनगर बारूच एक्सप्रेसवे, गुजरात का सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे। कहते हैं यह 316 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसे 6 लेन के तर्ज पर विकसित होना है। खास बात यह है कि यह गति शक्ति योजना का एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो जामनगर, राजकोट, भावनगर और बारूच को कनेक्ट करेगा। एक्सप्रेसवे कई कारणों से भी खास है, लाइक टेक्नोलॉजी ड्राइवन हाईवे के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। खंबात की खाड़ी
जो कि ढोलेरा को भी कनेक्ट करेगा। उसके ऊपर से एक नया शानदार वर्ल्ड क्लास 30 किलोमीटर का एक केबल ब्रिज बनाया जाएगा। आज के डेट में अगर अपडेट्स की बात करूं तो डीपीआर तैयार करने पर काम चल रहा है। तो देखते हैं गुजरात का एक और शानदार गेम चेंजर परियोजना जो जामनगर को बारूद से कनेक्ट करेगा। देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसका फेज 1 जो बेसिकली भावनगर से बारूद के बीच बनाया जाएगा वो तकरीबन 68 किलोमीटर का सेक्शन होगा। उस पर आज के डेट में डीपीआर तैयार करने का प्रक्रिया शुरू हो गया है। फोर्थ है सोमनाथ द्वारिका एक्सप्रेसवे। गुजरात में एक और मेगा एक्सप्रेसवे, लेंथ होगी 680 किलोमीटर, कॉस्ट होगी 57,120 करोड़, कनेक्ट करेगा भारत के 2 धार्मिक स्थल सोमनाथ धाम और द्वारिका धाम, जिसका अनाउंसमेंट इसी बार के बजट में हुआ है। अब देखना होगा कि गुजरात का एक और मेगा एक्सप्रेसवे जो कि सोमनाथ धाम और द्वारिका धाम को कनेक्ट करेगा वो कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। वैसे यह कब तक तैयार होगा इसकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि इस बार के बजट में ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है। बट हाँ, ये परियोजना पर्यटन के क्षेत्र में काफी योगदान देगा, व्यापार और टूरिज्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वैसे इस बार के बजट में एक और नया एक्सप्रेसवे अनाउंस हुआ है और वही है हमारा अगला आखिरी प्रोजेक्ट, द नमो शक्ति एक्सप्रेसवे। 430 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 39,120 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जो दीसा बांसकांठा से पीपावा पोर्ट तक कनेक्ट करेगा। कहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में डीपीआर भी तैयार कर लिया जाएगा, जो दीसा, पीपावा और आसपास के रीजन में कनेक्टिविटी के साथ साथ औद्योगिक नेटवर्क मजबूत करेगा। अब देखना होगा गुजरात बजट 2025-26 में जो ये 2 नए एक्सप्रेसवे अनाउंस हुए हैं, सोमनाथ द्वारिका धाम एक्सप्रेसवे, नमो शक्ति एक्सप्रेसवे, वो कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे आज गुजरात काफी तेजी से विकसित हो रहा है और गुजरात से जुड़ी मैं प्रतिदिन नए वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नेस्टोरिया ग्रुप को जरूर कांटेक्ट करिए। नंबर ऊपर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है, आप जरूर कांटेक्ट करिए। जय हिंद साथियों। जी जनाब, ये था गुजरात। बहुत सारे ऐसे देश हैं ऐसे राज्य हैं जिनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है। यानी मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र में बड़े बड़े शहर आते हैं, जैसे मुंबई है और गुजरात। ये 2 ऐसे राज्य हैं, सूबे हैं इंडिया के, जिनकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी ये होती है कि एक मुल्क जो है पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान की चीज़ें जो बनती हैं, गुड्स चीज़ें, उसकी मालियत, पाकिस्तान कितना कमाता है, पाकिस्तान कितना चीज़ें बनाता है। और सर्विस सेक्टर में क्या आता है? जैसे आईटी में चीज़ें तो नहीं होती ना, सॉफ्टवेयर होता है, चीज़ें होती, सर्विस देते हैं हम। या फिर जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, उनकी भी एक सर्विस होती है, सर्विस देते हैं। वो कोई चीज़ तो बना के नहीं देते, सर्विस होती है। तो सर्विस, जैसे टीचिंग है, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। डॉक्टर, टीचर, ये सारे सर्विस सेक्टर में। इन सब की मालियत, इन सब की वैल्यू उस मुल्क की जीडीपी कहलाती है। तो पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया के सूबों के बराबर है। यानी इंडिया का एक सूबा गुजरात या महाराष्ट्र पाकिस्तान के बराबर है। और मैं एक बात मैंने कहीं से सुनी थी तो मैं हैरान हो गया था। एक ऐसी कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी ऐसी है, उसकी इनकम पूरी पाकिस्तान की इनकम के बराबर है। वो कौन सी कंपनी है जिसको बच्चा बच्चा जानता है पूरी दुनिया में? कोई ऐसी कंपनी बताएं जिसको पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और उस कंपनी की इनकम पूरी पाकिस्तान की सारी कंपनियां, सारे लोग, सारा सर्विस सेक्टर के से भी ज़्यादा है। मैं पूरे पाकिस्तान में जितनी इनकम होती है उसकी एक कंपनी में, और वो कंपनी आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, अमेरिका की कंपनी है। उस कंपनी की प्रोडक्ट हर बंदे के तकरीबन पास होती है, या पास नहीं है तो वो हासिल करना चाहता है। उसका मोबाइल हासिल करना चाहता है, उसका लैपटॉप हासिल करना चाहता है। कौन सी कंपनी है वो? कौन सी ऐसा मोबाइल है जो हर बंदा चाहता है काश मेरे पास? आईफोन, एप्पल आईफोन। उस कंपनी की इनकम पूरे पाकिस्तान की इनकम के बराबर है। उसके लैपटॉप, उसकी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, तो वो बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, जो प्रोजेक्ट है ये अभी रेडी हो रहा है? ये 2025 के प्रोजेक्ट है। ये एनिमेटेड वीडियो बन रही, और इनकी जो प्लानिंग आगे चल रही है कि ये प्रोजेक्ट बनने हैं। तो यही वाली बात है ना कि पहले तो अच्छा, इनकी जो मिसाल के तौर पे अब जैसे रेलवे का ट्रेनें थी, तो ट्रेन के मिनिस्टर ने इंटरव्यू देते हुए बताया असल में इनकी जो प्लानिंग है ना 100 साल को आगे रख के की जाती हैं। तो रेलवे मिनिस्टर ने ट्रेनों का जो एक डिज़ाइन, ट्रेनों की जो चीज़ें हैं उसकी बना के मोदी जी के सामने पूरी फाइल रखी
कि हम ये वाली ट्रेनें इस तरह वंदे भारत या कुछ भी बना रहे थे, सही। इस तरह हम बना रहे हैं, इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। तो पता है आगे से मोदी जी ने वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। कह रहे हैं कि ये ट्रेनें जो आप सोच रहे हो, ये बना रहे हो, ये इसका जो फिजिबिलिटी बनाइए 50 साल आगे का सोच के बनाओ। अच्छा। हमने हर 10 साल में ट्रेनें थोड़ी बनानी है नई से क्योंकि वो एक बार प्रोजेक्ट है, वो लॉन्ग टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो बोला ये ट्रेनों का प्रोजेक्ट मोदी जी ने उन्होंने कहा रिजेक्ट किया था। उनके मिनिस्टर बता रहे थे 50 साल आगे का सोचोगे उस दौर में क्या दौर होगा, उस दौर में इससे भी ना सेव हो रहा है ना। अगर जैसे मटेरियल अच्छा नहीं लगाया और प्रोजेक्ट बन गया तो वो डेफिनेटली वो तो फिर डाउन पे हमारा अलमिया देखो हम क्या करते हैं, हम मेरे ख्याल में शायद महीने का भी नहीं सोचते। हम रोड बनाते हैं तो दूसरे महीने में उसकी दोबारा खुदाई होती है तो नीचे लाइनें डल रही हैं। नहीं, ये वाली मिसमैनेजमेंट हो जाती है थोड़ी कि रोड बनाया उसमें थोड़ा मटेरियल कम है, वो रोड बन गया और उस पे जो है ना अभी बाइक और कार आनी चाहिए ना तो उस पे ट्रॉलर चल रहा है। ट्रॉलर चल रहा है तो और दूसरी बात है कुछ अर्से बाद आजकल तो ट्रॉलर से हादसा भी बहुत हो रहे हैं और दोबारा खुदाई हो रही है। दोबारा खुदाई हो रही है कि फलानी चीज़ डालना भूल गए थे, फलानी पाइपलाइन डलनी है, फलाना बिजली का। मतलब आप जब रोड बना रहे हो तो रोड वाले नीचे जो ज़मीन के नीचे चीज़ें तारे जा रही हैं या कुछ भी चीज़ें जा रही है तो क्या वो लोग आपस में तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हम सोच रहे हैं और जो है आगे तक बात हमारी यहाँ के ज़रिए कन्वे कर रहे हैं हम, तो क्या लगता है आपको कि इन फ्यूचर जो है टीम बन के पॉजिटिव वे होगा, काम होंगे? किसके हवाले से बता? इस हवाले से कि मुल्क की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से मैं जो अभी तक जो समझा हूँ ना, जो असल में पाकिस्तान को जखड़ लिया गया है 100%। पाकिस्तान में आप मुझे सिर्फ हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, आप खुद समझ जाएंगी। क्या एक नॉर्मल घर का बंदा क्या इन फ्यूचर पाकिस्तान को संभालने के काबिल हो सकता है? नहीं, आजकल तो मतलब इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पूरी नहीं है। सबसे मेन चीज खुराक अगर अच्छी नहीं है तो एक आम बंदा आहिस्ता आहिस्ता किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बना। अच्छा, मोदी जी कौन थे? मोदी जी ट्रेन स्टेशन पे चाय बेचने वाले थे। ये इसके बारे में तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है ना कि मोदी जी चाय बेचते थे ट्रेनों में। तो एक आम बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बना है। हमारे यहाँ पे एक बंदा है मिफ्ता इस्माइल, सियासतदान है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में 2 स्कूलें हैं, बहुत हाई फाई स्कूल हैं वो, उन 2 स्कूलों के बच्चे ही पूरा पाकिस्तान चलाते हैं। वही बच्चे बड़े होते हैं, वही बच्चे ब्यूरोक्रेट्स, वही बच्चे सियासतदान, वही बच्चे बड़े बड़े जज, बाकी जो हर जगह स्कूल वो सब बिजनेस उनका कहने का मतलब ये था इन 2 स्कूलों में ही सियासतदानों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों के बच्चे आते हैं, फिर उनके बच्चे। तो आप देखें ना, अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो वो सीट पहले से अभी आजकल मैं आपको 2025 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना उनके बारे में मैं आपको बताऊं अगर तो पहले से जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा ना तो हमारे जो अम्मी पापा जो कह रहे हैं वो हमने चीज़ ले ली कि भाई बायो साइंस ले ली, इस तरीके से हम आगे हमें क्या करना है, इंजीनियरिंग ले ली। लेकिन आजकल के बच्चों को पहले से इस चीज़ की नॉलेज है कि हम जो है ना बायो साइंस नहीं लेंगे। क्यों? एक खौफ है, मेरे आगे स्कोप ही नहीं है क्योंकि वो सीट बिक जाएगी। बिल्कुल वो पहले से मेंटालिटी जो है वो उनकी प्रिपेयर है क्योंकि जाहिर है रियलिटी पता चल रही है ना उन लोगों को अपने मुल्क की। पहले जो है ना इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता था या कह लेंगे इतना नहीं था इस चीज़ में माइंड। अब आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी ना आप ये चीज़ नोट करेंगे कि मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो वही वाली बात है कि अगर इस 1-2 स्कूलें हैं, उन्हीं के बच्चे हमारे सरों पे बैठने हैं, फिर उन्हीं के स्कूलों के बच्चे हमारे सरों पे बैठने हैं, उन्होंने ही मतलब मुल्क चलाना है। ये नस्ल दर नस्ल वाला मामला चल रहा है तो बहुत मुश्किल है कि हाँ कब होगा पता है? बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। जैसे किसी मुल्क में आपने देखा ना इनकलाब आता है, जैसे इंडिया और मतलब ये कह लें कि जैसे अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल मेहनत करते करते दुनिया से चले जाएंगे, फिर शायद हमारी पास की नस्लों के लिए हम अगर कुछ करके जाएं तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो। हमारे दोस्त हैं वो अमेरिका से, दोस्त हैं वो अमेरिका से आए, उन्होंने बोला मैंने पाकिस्तान की नेशन को कुछ लोगों को सुधारना है, मैंने जनरेशन बनानी है, यानी कि कुछ बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाऊं जो आने वाले वक्त में ये बच्चे बहुत काबिल हो जाए, नॉर्मल बच्चे ना हों। मैं एक बहुत ही आइडियल स्कूल, अमेरिका से आए थे वो, आइडियल स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ने उसको समझाया, बोला यहाँ पे मुमकिन नहीं है, परेशानियाँ आएंगी, तुम्हें नहीं होने देंगे लोग। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्लाट लिया इस काम के लिए, क्योंकि करोड़ों रुपया वो लाए कि मैं पाकिस्तान में एक जनरेशन बनाऊं। उसके साथ क्या हुआ, उस प्लाट के चक्कर में वो ऐसा फंसा कि दोस्तों ने उसको बड़ी मुश्किल से उस झंझट से निकाला और उसने बोला खुदा हाफिज़, मैंने जनरेशन बना ली। यानी उसको इतना उलझा दिया गया चीज़ों में, परेशानियों में कि वो उस प्लाट तक ही फंस गया था वो।
केस जो चल उसका के मेन मकसद वो था तो वो वहाँ गया। तक नहीं पहुँच सका। नहीं, वो पहले प्लाट में ही फंस गया ना, वो करप्शन और ये चीज़ें सही। वो चीज़ें, तंग करना, कमीशन और फलाना। उसने बोला अल्लाह हाफिज़, मतलब वो काम रुक गया। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा भी है, बहुत कुछ है। एक बंदे का मैं खुद इंटरव्यू सुना और फॉरेन कंट्री का था, उसके क्लिप था, व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हुआ था। उसने बोला हम पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतारने को तैयार हैं, अच्छा। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी रेडी हैं, क्या हमें कोई श्योरिटी देगा कि हमारी जानें बचेंगी? बाखुदा वो कह रहा है क्या हमारी जानों की हिफाजत की जिम्मेदारी दे रहे हो आप? क्या आप ये जिम्मेदारी दोगे कि हमारी जानें सेफ़ रहेंगी और हमारा कर्जे, हमारा पैसा सही जगह पे लगेगा? तो हम देने को तैयार हैं। यानी उनको श्योरिटी नहीं है कि इसके बाद हम बचेंगे, हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। खैर बहरहाल बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ। ये गुजरात के मेगा प्रोजेक्ट थे जो आने वाले। गुजरात ही के पहले सीएम थे मोदी जी, आज पूरे मुल्क के, और गुजरात ने बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।